हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह कहानी है फिल्म जर्नी ऑफ लव 18+ की। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दीपक और अखिल को। दोनों पार्टी के लीडर अर्जुन के कहने पर प्रोटेस्ट करने के लिए आधी रात को एक बस जलाने आते हैं। वो बस जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी अखिल को उसकी गर्लफ्रेंड अथीरा का कॉल आ जाता है। अथीरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर से भागने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर वाले 1 हफ्ते में मुझे गुजरात भेजने वाले हैं, उससे पहले मुझे यहाँ से ले चलो। अखिल उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही अथीरा ने अपने घर वालों के सामने उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अखिल और अथीरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दीपक भी उनके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था और एक दिन स्कूल में अथीरा अखिल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अखिल पहले तो डर जाता है, क्योंकि अथीरा ऊंची जाति की लड़की होने के साथ साथ पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रविंद्रन की बेटी है, जबकि अखिल निचली जाति का लड़का है। धीरे धीरे अखिल भी अथीरा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों साथ में घूमना शुरू कर देते हैं और स्कूल में सभी बच्चों को उनके प्यार के बारे में पता होता है। एक दिन दोनों समंदर के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। अथीरा उसके साथ अपने 18th बर्थडे का केक काटने वाली होती है, तभी अथीरा का भाई अर्जुन वहां आ जाता है। वो दोनों को एक साथ में देख लेता है। अगले दिन रविंद्रन अखिल और उसके पापा को अपने घर पर बुलाता है। उनकी पार्टी का मोटो था कि दुनिया में हर कोई एक समान है, ऊंची नीची जाति जैसा कुछ भी नहीं होता। रविंद्रन अखिल और उसके पापा को समझाता है कि ये सब उन दोनों का बचपना है, लेकिन अखिल उनसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अखिल को मारने जाता है, लेकिन रविंद्रन उसे रोक लेता है और अथीरा को बुलाकर उससे पूछता है। तब अथीरा अपने घर वालों के सामने कहती है कि हम दोनों बस दोस्त हैं, इस मीटिंग को याद रखना। इधर प्रेजेंट में अखिल अपने 2 दोस्तों रंजू और पत्थर को कॉल करके बुलाता है। अखिल उन दोनों को बताता है कि अथीरा मेरे साथ घर से भागने के लिए तैयार है, लेकिन आगे क्या करना है ये तीनों को समझ में नहीं आता। तभी रंजू को राजेश नाम के एक आदमी की याद आती है। वो कहता है कि हमारे इलाके में बस राजेश ही एक ऐसा आदमी है जो लड़की को भगा कर लेकर जाने के बाद भी वापस आया और अब पूरी इज्जत से यहाँ सबके साथ रहता है। वो तीनों राजेश के घर पर जाते हैं और राजेश से अखिल और अथीरा को भगाने में हेल्प करने के लिए कहते हैं। राजेश अखिल को समझाता है कि भागने से पहले तुम्हें अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। तब पत्थर उसे बताता है कि अथीरा पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रविंद्रन की बेटी है। यह सुनकर राजेश उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन ये तीनों बार बार उसके पास जाते हैं और शाम को वो तीनों राजेश को शराब पिलाते हैं। और रंजू उससे कहता है कि अगर हमने इन दोनों की शादी नहीं करवाई तो अथीरा सुसाइड कर सकती है। ये सुनकर राजेश उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उनसे कहता है कि प्लान बनाकर मैं कल तुम लोगों को बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। अगले दिन अखिल गैराज पर काम कर रहा होता है। तब राजेश उसके पास आता है। वो अखिल को बताता है कि तालीपरंबा में मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात कर ली है और वहाँ जाकर मंदिर में हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे, क्योंकि जैसे ही तुम लड़की को भगाओगे पूरे गांव में बात फैल जाएगी और केस होने पर हमें तुम दोनों की शादी का एक प्रूफ दिखाना ही होगा। इसके बाद वो शादी के लिए सभी ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कहता है, जिसमें लगभग 50,000 रुपए लगने वाले हैं। और अथीरा से बात करके उसे प्लान समझाने के लिए कहता है, लेकिन अखिल उससे कहता है कि अथीरा कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसका फ़ोन चार्ज नहीं है। तब राजेश उसे डांटता है और सबसे पहले अथीरा को एक फुल चार्ज बैटरी देने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इधर उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट रखती है। कार्यकर्ता होने के नाते अखिल को भी उसमें शामिल होना पड़ता है। प्रोटेस्ट में अथीरा और उसकी फैमिली भी आई होती है। मोबाइल की बैटरी देने के लिए अखिल उसके पास जाने लगता है। तभी अथीरा का भाई अर्जुन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। वो अखिल को बताता है कि आज ह्यूमन चेन के बाद कल प्रोटेस्ट भी करना है और तुम्हें अपने दोस्तों को लेकर आना ही होगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक रंजू अथीरा के पास जाता है और उसे बैटरी दे देता है। इसके बाद अखिल अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अथीरा मेरे साथ घर से भागने के लिए तैयार है और मैंने सारा प्लान कर लिया है, लेकिन इन सब में 50,000 रुपए लगने वाले हैं।
अखिल की माँ भी उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि इस बारे में तुम अपने पापा और भाई को कुछ भी मत बताना। वो अपनी सेविंग्स से 50,000 रुपये लाकर अखिल को दे देती है। अगले दिन अखिल अर्जुन के बुलाने पर प्रोटेस्ट के लिए चला जाता है। प्रोटेस्ट के बीच में ही उसे अथीरा का कॉल आता है। अथीरा उसे बताती है कि मेरे घर वाले मुझे 2 दिन बाद ही गुजरात भेजने वाले हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ कल दिन भर का ही टाइम बचा है। उसी टाइम प्रोटेस्ट में पुलिस वाले लाठी चार्ज करने लगते हैं और उनकी मार से अर्जुन भी घायल हो जाता है। अखिल और पार्टी के बाकी लोग उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, लेकिन इस लाठी चार्ज की वजह से उनकी पार्टी अगले दिन मार्केट में हड़ताल का ऐलान कर देती है। शाम को अखिल अपने दोस्तों के साथ राजेश के पास जाता है। वो राजेश को भी बताता है कि हमारे पास अब सिर्फ कल तक का ही टाइम बचा है। राजेश उससे कहता है ठीक है, तो मैं तालीपरंबा जाकर मंदिर में शादी की तैयारियां करवाता हूँ। तुम लोग साड़ी, मंगलसूत्र और अथीरा को लेकर मंदिर पहुंच जाना। राजेश वहां से चला जाता है। तभी अखिल को अथीरा का कॉल आता है। अथीरा उससे प्लान के बारे में पूछती है। अखिल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस जहां कहूँगा तुम आ जाना। अथीरा उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं आ पाऊंगी, तुम्हें ही यहाँ आकर मुझे ले जाना होगा। अखिल मान जाता है और उसे अपना सारा प्लान बता देता है कि हमारी शादी तालीपरंबा मंदिर में होने वाली है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब तक अखिल ने साड़ी और मंगलसूत्र नहीं खरीदा था और अगले दिन हड़ताल होती है। पूरी मार्केट बंद होती है, लेकिन अखिल पार्टी का ही कार्यकर्ता होता है तो किसी तरह से मैनेज करके वो साड़ी और मंगलसूत्र सब कुछ खरीद लेता है। रात होने तक वो सारी तैयारियां कर चुका होता है। अथीरा के घर से थोड़ी दूर पर पत्थर और रिंजू उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। अर्जुन हॉस्पिटल में था, लेकिन घर पर अथीरा के अलावा उसके पापा रविंद्रन भी होते हैं। अखिल अथीरा के घर पर जाता है। वो अथीरा के गाय की रस्सी खोलकर उसे घर से भगा देता है। रविंद्रन गाय पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है और इसका फायदा उठाकर अखिल अथीरा को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और फिर सब लोग एक साथ तलीपरंबा के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह तलीपरंबा मंदिर में वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वापस कैसे जाना है। तभी अखिल को उसके पापा का कॉल आता है। वो अखिल पर बहुत गुस्सा होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। अखिल बताता है कि मैंने माँ को तो बताया था। जिसके बाद अखिल के पापा उसे बताते हैं कि उन लोगों ने अब तक कोई पुलिस केस नहीं किया है, क्योंकि वो लोग खुद तुम्हें ढूंढकर मारना चाहते हैं। यहाँ माहौल बहुत खराब है, इसलिए कुछ दिनों तक यहाँ वापस मत आना। अब अखिल और उसके दोस्त मिलकर मोकाम्बिका जाने का प्लान बनाते हैं। मोकाम्बिका पहुंचकर वो सब एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं। अथीरा को एक अलग कमरे में छोड़कर बाकी सब एक कमरे में होते हैं। तभी राजेश को उनके गांव से एक कॉल आता है। फोन रखने के बाद राजेश सबको बताता है कि घर पर अथीरा के दादी की मौत हो चुकी है। अथीरा अपने दादी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अखिल उनसे कहता है कि भले ही इसमें रिस्क है, लेकिन अब हमें वापस जाना ही होगा। सब लोग वापस जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन राजेश कहता है कि अभी अथीरा को कुछ भी मत बताना, जब हम लोग पहुंचने वाले होंगे तब बता देंगे। वो लोग वापस जाने लगते हैं। रास्ते में अखिल अथीरा को बता देता है कि तुम्हारी दादी की मौत हो चुकी है, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अथीरा यह सुनकर रोने लगती है। खैर, वो लोग वापस से अपने गांव में पहुंच जाते हैं और राजेश सब कुछ चेक करके आता है और फिर अथीरा को बताता है कि घर पर ज्यादा भीड़ नहीं है। अर्जुन अभी हॉस्पिटल से आने वाला है और उसके आने से पहले तुम अपनी दादी को देख लो, लेकिन याद रखना कि हमें जल्दी निकलना होगा। अथीरा अपने घर में जाती है। अखिल और अथीरा को देखते ही रविंद्रन गुस्से में आ जाता है। वो अखिल को मारना शुरू कर देता है। तभी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता उनके बीच में आ जाते हैं। पार्टी मेंबर्स अखिल को बचा लेते हैं और एक बार फिर से अखिल अथीरा को लेकर अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। इस बार वो राजेश से अपनी आंटी के घर चलने के लिए कहता है। राजेश और उसके दोस्त अखिल को उसकी आंटी के घर छोड़कर वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन उनकी आंटी के घर पर पुलिस आ जाती है। वो अखिल और अथीरा को पकड़कर कोर्ट में पेश कर देते हैं। दरअसल बात फैलने की वजह से मजबूरन रविंद्रन ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवा दिया था। कोर्ट में राजेश उनका केस लड़ने के लिए सतीशन नाम के एक वकील को हायर करता है। कोर्ट में अथीरा जज के सामने कहती है कि मैं अखिल के साथ अपनी मर्जी से भागी थी और कल ही हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ क्यों लाया गया है
पता नहीं। सतीश कोर्ट में उनकी शादी की फोटोज को दिखाता है, लेकिन रविंद्रन का वकील कोर्ट को बताता है कि अथीरा अभी 18 साल की नहीं हुई है। उसके 18 साल पूरा होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। लेकिन अथीरा अपने प्रूफ्स दिखाती है और कहती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं अपना 18th बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रही थी जब अर्जुन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। केस बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अथीरा अपने घर नहीं जाना चाहती, इसलिए कोर्ट 6 दिन बाद अगली सुनवाई तक अथीरा को चाइल्ड केयर सेंटर में भेज देती है। अगले दिन पार्टी का एक सीनियर मेंबर अखिल के पापा और रविंद्रन को पार्टी ऑफिस में बुलाता है। वो दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता है और रविंद्रन से खुशी खुशी अपनी बेटी को अखिल के साथ भेजने के लिए कहता है, लेकिन रविंद्रन उसकी बात नहीं मानता। तब पार्टी का लीडर उससे कहता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है और अगर तुम नहीं मानोगे तो पार्टी तुम्हारी बेटी की शादी करवा देगी। इधर अगली सुनवाई से पहले रविंद्रन का वकील अर्जुन से कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन ध्यान रखना कि अगली सुनवाई में अखिल कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। खैर, अगली सुनवाई का दिन भी आ जाता है। अखिल कोर्ट जाने वाला होता है, तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर अखिल से कहता है कि कुछ दिन पहले जो बस जलाई गई थी, हमें खबर मिली है कि तुम भी उसमें शामिल थे। वो अखिल को पकड़कर ले जाने लगते हैं, तभी दीपक वहां आ जाता है। वो अखिल से कहता है कि अथीरा के मामले में मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता था, लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। वो पुलिस के सामने कबूल कर लेता है कि अर्जुन के कहने पर उस बस को सिर्फ और सिर्फ मैंने अकेले जलाया था। उसके बयान की वजह से मजबूरन पुलिस अखिल को छोड़ देती है और दीपक को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। इधर अखिल भी कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट में जज सबसे कहती है कि अथीरा अब 18 साल की हो चुकी है, तो अब उसका ही फैसला सुन लेते हैं। अथीरा कहती है कि अभी कोर्ट के बाहर ही मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और पढ़ाई के बाद वो मेरी शादी अखिल से करवा देंगे। ये बात वो लिख कर देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद अथीरा कोर्ट को बताती है कि उस दिन जब अथीरा ने अपनी फैमिली के सामने कहा था कि अखिल सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन अखिल और उसके पापा के घर से जाने के बाद रविंद्रन अपने बेटे अर्जुन से कहता है कि ये सब कभी हमारे यहाँ गुलाम हुआ करते थे, लेकिन पार्टी सबको बराबरी का दर्जा दिलाना चाहती है, इसलिए हमें जोश में नहीं होश में काम लेना होगा। ज़रूरत पड़े तो अखिल को मार देना। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद ही अथीरा ने अखिल के साथ भागने का फैसला किया था। अथीरा की बातें सुनने के बाद कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है। अखिल और अथीरा दोनों बालिग हैं और एक साथ रह भी सकते हैं। और कोर्ट रविंद्रन से कहती है कि पार्टी के जिन मूल्यों और समानता पर जो भाषण आप पब्लिक में देते हैं, उसे अपने घर पर अपनी फैमिली के बीच में भी लागू कीजिए। सिर्फ लोगों को मूर्ख मत बनाइए। एंड में हम देखते हैं कि अथीरा और अखिल दोनों अपने घर पर अपने कमरे में फर्स्ट नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं और इधर कमरे से बाहर अखिल का छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जिस दिन तुम 18 साल की हो जाओगी, मैं तुम्हें अपने साथ भगा ले जाऊंगा। और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।